आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे तनावपूर्ण डिप्लोमैटिक गतिरोधों में से एक की 1979 का ईरानी बंधक संकट। ये संकट पूरे 444 दिनों तक चला था। ये सब शुरू हुआ 4 नवंबर 1979 को। तेहरान में अमेरिकी दूतावास के अंदर से एक बहुत ही घबराई हुई फोन कॉल आई। दूसरी तरफ से आवाज थी, वी आर गोइंग डाउन। ये शब्द पॉलिटिकल ऑफिसर एलिजाबेथ एन स्विफ्ट के आखिरी शब्द थे, इससे पहले कि फोन लाइन कट जाती। और बस कुछ ही मिनटों के अंदर 66 अमेरिकी नागरिक खुद को बंधक पाते हैं, क्योंकि दूतावास पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। तो सवाल ये उठता है कि एक डिप्लोमैटिक कंपाउंड, मतलब एक दूतावास, आखिर कैसे एक ग्लोबल क्राइसिस का सेंटर बन गया। चलिए इसे समझते हैं। हुआ ये कि सैकड़ों छात्र प्रदर्शनकारी, जो खुद को इमाम की लाइन के मुस्लिम फॉलोअर्स कहते थे, वो रेवोल्यूशनरी जोश में दूतावास की दीवारें फांद गए। वहां तैनात मरीन गार्ड्स की छोटी सी टुकड़ी कुछ कर भी नहीं पाई, क्योंकि उन्हें गोली ना चलाने के सख्त आदेश थे। लेकिन देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटना कोई अचानक नहीं हुई थी। असल में ये दशकों से पनप रहे गुस्से का नतीजा थी। ईरान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से ही काफी पेचीदा रहे हैं। इस टाइमलाइन में कई मोड़ हैं, लेकिन 1953 की घटना शायद सबसे अहम है। यही वो साल था जब CIA ने एक तख्ता पलट करवाकर ईरान के प्रधानमंत्री को हटा दिया और शाह को वापस सत्ता में ले आए। बहुत से ईरानियों के लिए ये तख्ता पलट इस बात का पक्का सबूत था कि शाह अमरीकी हितों की बस एक कठपुतली हैं, और यहीं से अमरीका के खिलाफ वो चिंगारी भड़की जो आगे चलकर क्रांति की आग बन गई। ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि कैसे दो विरोधी ताकतें देश को दो हिस्सों में बांट रही थीं। एक तरफ थे शाह, जो अमेरिका के खास सहयोगी थे, तो दूसरी तरफ थे खुमैनी, जो लोगों के लिए प्रतिरोध का प्रतीक बन चुके थे। और फिर आग में घी डालने का काम हुआ अक्टूबर 1979 में, जब प्रेसिडेंट कार्टर ने देश छोड़ चुके और कैंसर से जूझ रहे शाह को इलाज के लिए अमेरिका आने की इजाज़त दे दी। ईरान में इस फैसले को एक बहुत बड़े धोखे की तरह देखा गया। इससे पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और मांग होने लगी कि शाह को मुकदमे के लिए वापस ईरान भेजा जाए। तो चलिए अब सीधे उस संकट पर आते हैं और देखते हैं कि ये 444 दर्दनाक दिन आखिर कैसे बीते। शुरू में कुछ बंधकों को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन जो 52 बंधक बचे, उन्होंने बहुत ही भयानक हालातों का सामना किया। उन्हें अक्सर बिल्कुल अकेला रखा जाता था। कभी कभी तो नकली फांसी का डर दिखाकर टॉर्चर किया जाता और उन पर लगातार एक साइकोलॉजिकल दबाव बना रहता था। पर एक मिनट, कहानी में एक ट्विस्ट है। हर कोई पकड़ा नहीं गया था। 6 अमेरिकी डिप्लोमैट्स दूतावास से भागने में कामयाब हो गए थे और कहीं गुप्त रूप से छिपे हुए थे। और इसी वजह से इंटेलिजेंस हिस्ट्री की सबसे साहसी और कह सकते हैं क्रिएटिव बचाव योजनाओं में से एक बनी। कनाडा सरकार और CIA के एक ऑपरेटिव टोनी मेंडिस की मदद से एक ऐसी अविश्वसनीय प्लान को अंजाम दिया गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने आर्गो नाम की एक नकली साइंस फिक्शन फिल्म बनाने का नाटक किया और उन 6 डिप्लोमैट्स को एक कनेडियन फिल्म क्रू का सदस्य बनाकर पेश किया, जो मानो शूटिंग के लिए लोकेशन ढूंढ रहे हों। खैर, आर्गो मिशन तो एक कामयाब सीक्रेट ऑपरेशन था, लेकिन अमेरिका ने बाकी 52 बंदूकों को बचाने के लिए एक बहुत बड़े और बेहद जोखिम भरे मिलिट्री ऑपरेशन की भी योजना बनाई थी। नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। लेकिन ये मुश्किल प्लान ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसते ही लगभग तुरंत फेल होने लगा। भयानक रेतीले तूफानों और कई हेलीकॉप्टरों में आई तकनीकी खराबी की वजह से इस मिशन को ईरानी रेगिस्तान में ही रोकना पड़ गया। और दुख की बात यह है कि वापसी के दौरान मची अफरा तफरी में एक हेलीकॉप्टर एक ट्रांसपोर्ट प्लेन से टकरा गया, जिसमें 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इस नाकाम बचाव कोशिश ने संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया और इसके आखिरी यानी पॉलिटिकल समाधान के लिए एक तरह से मंच तैयार कर दिया। एक साथ कई चीजें हुईं, जैसे एक नया युद्ध शुरू हो गया और अमेरिकी लीडरशिप में भी बदलाव आ गया। इन सब ने मिलकर आखिरकार दोनों पक्षों को एक समझौते की तरफ धकेल दिया। ईरान को अपने फ्रीज किए हुए पैसों की जरूरत थी और शाह की मौत के बाद तो उनकी मुख्य मांग का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। अल्जीरिया के मध्यस्थता से जो आखिरी समझौता हुआ, जिसे अल्जियर्स अकॉर्ड्स कहते हैं, उसमें बंधकों की रिहाई के लिए शर्तें तय की गईं।
अमेरिका ने ईरान की संपत्ति को रिलीज करने का वादा किया और बदले में ईरान ने सभी 52 बंधकों को छोड़ने का। और इस तरह पूरे 444 दिनों की कैद के बाद बंधकों को आखिरकार 20 जनवरी 1981 को रिहा कर दिया गया। और मजे की बात यह है कि ये ठीक वही दिन था जिस दिन रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। जब वो अमेरिका वापस लौटे तो उनका स्वागत एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह हुआ। पूरे देश में पीले रिबन लहराकर उनका नायकों जैसा वेलकम किया गया। हर तरफ खुशी की लहर थी। इस एक संकट ने दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तेहरान में वो पूर्व अमेरिकी दूतावास आज जासूसी का अड्डा नाम से एक म्यूजियम है, जो उस गहरी दुश्मनी का प्रतीक बनकर खड़ा है। 1979 की इन घटनाओं ने ऐसे जख्म दिए हैं जो आज तक नहीं भरे हैं। इसने अविश्वास की एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स पर गहरा असर डालती है। और एक बड़ा सवाल है कि लगभग 45 साल बाद भी क्या दोनों देश इस 444 दिनों की छाया से कभी बाहर निकल पाएंगे?